हेलो बच्चों, एक बार फिर से आर डी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिनव सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था चार्ज के बारे में, आवेश। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दो तीन टॉपिक आवेश के ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ही शॉर्ट, जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण, पूर्ण गुणवत्ता, आवेश की निर्भरता, ये रिलेट करते हैं कूलॉम के नियम से। तो हम पहले आपको कूलॉम के नियम की कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन समझा देते हैं और उसके बाद फिर हम लौट कर आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। तो आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे पहले वो देख लें, सेकंड वीडियो हमारा ये। इसमें आप आज पढ़ेंगे फोर्स दो प्रकार के, एक कूलॉम का बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। अब कूलॉम का बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों को डिफाइन बाद में करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कूलॉम का बल होता क्या है। दो चार्ज, एक Q1 है हमारा, दूसरा Q2। ये दोनों चार्ज कहीं भी रखे होंगे स्पेस में, जिनके बीच की दूरी हम लेते हैं r। अब दो आवेश हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों आवेश, जब दो आवेश होंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब या तो प्रतिकर्षण बल होगा या आकर्षण बल होगा। अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो बल की दिशा क्या रहेगी, इस आवेश की इस तरफ और इस आवेश की इसके विपरीत दिशा में। ये कब, जबकि आपका बल प्रतिकर्षण बल होगा। और सेम प्रोसेस में जब हम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ये दो आवेश फिर से Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r। अब अगर इन पर आकर्षण बल लगेगा तो दिशा क्या होगी बल की, तो बल की दिशा होगी अंदर की तरफ, Q1 Q2 की तरफ और Q2 Q1 की तरफ। ये हमारा कौन सा बल है, ये आकर्षण बल। दोनों ही बलों में कंडीशन सेम नहीं होती है। सेम कंडीशन के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि दोनों में आवेश Q1 और Q2 रहेगा, बीच की दूरी r लेंगे। आप कुछ और ही दूरी मान सकते हैं, इसे तो कूलॉम ने माना था r को, दूरी आपकी जो भी हो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले से डिफाइन करेंगे कि ये बल होता है कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेंगे कूलॉम। दो स्थिर बिंदु, तो कूलॉम ने क्या बताया, कूलॉम ने बताया दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी थी r। कब बताया, कूलॉम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं कूलॉम, 1785 ईस्वी में, यानी कि 1785 में कूलॉम ने क्या बताया, कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, परिभाषा समझिए एक बार, बताइए, हम लिख देते हैं, चलो लिख भी देते हैं आपके लिए, आप नोट कर लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, बल कौन सा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा होता है, दो आवेश हैं तो ये डिपेंड क्या पे करेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, एक ही चीज है, समानुपाती। और क्या पे डिपेंड हो गया, Q1 और Q2 पर तो डिपेंड हो गया, हमारा क्या बचा r। तो अब क्या होगा, और बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, ये तो था कूलॉम की परिभाषा, यानी कूलॉम ने बल को लेकर जो सिद्धांत दिया दो आवेशों के लिए, उसका सिद्धांत है। ठीक, अब इसे हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अभी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप इस व्युत्क्रमानुपाती मतलब जानते हैं? अनुपाती का मतलब ये चिन्ह जो होता है हमारा कुछ कुछ अल्फा की तरह जो लगता है, इस प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए यानी इसका व्युत्क्रम इनवर्स 1/। अब हम आते हैं, इसे अब डिराइव करेंगे भी। देखो कूलॉम के बल के लिए क्या करेंगे, वैसे आप सभी ने पढ़ा है, कूलॉम का बल जानते होंगे, फिर भी देख लो एक बार। ये दो बिंदु आवेश है, ध्यान केवल इस बात का रखना है कि दो बिंदु आवेश है लेकिन स्थिर बिंदु आवेश। ये आवेश जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें केवल और केवल आवेश को स्थिर अवस्था में पढ़ना है, तो बल भी स्थिर अवस्था में ही देखेंगे। तो दोनों आवेश स्थिर है, यहाँ से हटेंगे नहीं, बीच की दूरी इनकी आर रहेगी, तो इसके लिए बल कितना, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, कूलॉम ने क्या बताया था कि दोनों आवेशों के मध्य या इनके बाहर आकर्षण प्रतिकर्षण जैसा ही बल हो, किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। पहली कंडीशन, यानी कंडीशन फर्स्ट क्या थी, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले R² लिखेंगे, अब अनुपाती होता तो R² ऐसे ही रहता, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तो ये 1/, में F प्रोपोर्शनल 1/R²। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, क्योंकि ये भी F की वैल्यू, ये भी F की वैल्यू, तो यहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बनेगा, टोटल F प्रोपोर्शनल, सबसे पहले उठाएं Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R²। ये हमारा टोटल बना है प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R²। ये तो हो गई अवधारणा कूलॉम की। अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हम जानते हैं, जब इसे हटाएंगे, ये चिन्ह होता है समानुपाती का, किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी सूत्र में इसे अप्लाई नहीं किया जाता। ये क्या करता है, ये केवल और केवल सूत्र की उत्पत्ति करता है, बाद में इसकी जगह नियतांक लिया जाता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी जगह नियतांक कौन सा आएगा हमारा, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/R²। सूत्र आपका ये हो गया, ये फॉर्मूला, मात्रक इसका न्यूटन। अब K की वैल्यू क्या है, तो जहां यहां पे लिखेंगे, जहां K बराबर है हमारा कूलॉम नियतांक, कितना होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, यहां लिख देते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 ही बोलते हैं इसे, जो आपको उचित लगे। इसकी वैल्यू जो होती है हमारी वो है 9 इंटू 10⁻11, सॉरी 9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9×10⁻9। ये मान कहाँ उपयोग करेंगे, यहाँ पर। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनती है वो हमारी क्या बनेगी, फाइनली जो हमारा बनता है सूत्र वो बनता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके को, जो ये हमारा ये वाला K था, ये था नियतांक के रूप में, यहाँ पर एक K और लगेगा आपका, क्या लिखेंगे, K Q1 Q2/R²। फाइनली हमारा ये इक्वेशन है कूलॉम के नियम से। इस K की वैल्यू क्या है, ये नहीं है, ये K हमारा क्या है, यहां पर ये K हमारा होगा माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, अब इसे देखेंगे। अच्छा, तो आप समझ गए कूलॉम का बल किसे कहते हैं। कूलॉम का बल क्या होता है, फिर से एक बार देखो,
कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में है और उनके बीच की दूरी है r, तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल कितना होगा? उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा आपका दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुपाती और उनकी बीच की दूरी के यानी इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी वैल्यू भी लिख दी हमने आपको 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये आपका हो गया कूलम का नियम। कूलम के नियम के बाद हम आपको बताएंगे इसकी सीमाएं क्या है, कंडीशंस क्या है। उससे पहले हमने आपको टॉपिक बता दिया था, पहला कूलम का होगा, दूसरा होगा गुरुत्वाकर्षण का। इन दोनों का संबंध क्या है? जैसा कि पिछली वीडियो हमने आपको दिखाया था कि आवेश और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो आवेश हमारा होता है उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा? आवेशों की वजह से उत्पन्न होता है एक तो चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र। वैसे ही द्रव्यमान की वजह से क्या होगा? वो गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये दोनों बल भी आपस में संबंध रखते हैं, कैसे दिखाते हैं आपको। दो पार्ट कर लेते हैं समझने के लिए। यहां पर हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और इस पोर्शन में कूलम बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और कूलम के बल का सूत्र क्या है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों सेम लग रहा है। इसे हम ले लेंगे Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसे ले लेंगे Fe यानी ये हमारा वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। ठीक है, अब इन दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है? इन दोनों में समानता ये है कि यहां पर दो आवेश हैं, यहां पर दो द्रव्यमान हैं। अंतर क्या है? ये नियतांक और ये नियतांक, दोनों का ही मान अलग अलग होगा। इससे थोड़ा रिवर्स में अगर जाएं, जैसे सूत्र में आगे ना बढ़कर थोड़ा सा पीछे आए, तो इसकी पिछली कंडीशन के हिसाब से सूत्र क्या था? Fe प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए था Fg प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए समानता है, m1 m2 यानी दो द्रव्यमान। फिगर आउट करेंगे तो इस तरह से ये m1 ये आपका m2, इनके बीच की दूरी r। इसी प्रकार कूलम के बल में ये q1 ये आपका q2 और इनके बीच की दूरी r। यानी समानताएं क्या है? दोनों ही बलों में आवेशों और द्रव्यमानों के बीच की दूरी समान यानी कि r रहेगी, पहली समानता। दूसरी समानता क्या है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दो द्रव्यमान आवश्यक हैं, कम से कम दो द्रव्यमान, कम से कम भी अधिक से अधिक भी, दो से कम ना हो द्रव्यमान और दो से ज्यादा भी ना हो, ये भी कंडीशन है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए और कूलम के लिए क्या? इसके लिए दो आवेश हो। यानी कंडीशन क्या है कि आवेश भी दो ही हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, और द्रव्यमान भी दो ही होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। आप ये वाला इक्वेशन जो है ये आप पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपने 9th में और 11th में पढ़ा था। इसका सिद्धांत क्या है कि किन्हीं दो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के लिए जिनका कि एक स्वतंत्र द्रव्यमान है, उनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट जो लेते हैं वो लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू थी 6.67 10⁻11 और कूलम के जो नियतांक लिया जाता है इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹। दो अलग अलग बल, दोनों की अलग अलग अवधारणाएं, लेकिन सूत्र लगभग दोनों का एक सा। अंतर क्या है? केवल नियतांकों का, इसका नियतांक अलग, इसका नियतांक अलग। यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पर आपका आवेश रहेगा तो यहाँ पर रहेगा द्रव्यमान। ये दो बल जो है दोनों ही किसी पिंड के लिए अत्यावश्यक होते हैं। ठीक, यहीं से आप जैसे एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बुक्स में है, जैसे आप एक्टिव की बुक लें, प्रदीप की लें,
कुमार मित्तल की बुक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इन दोनों को साथ में रखते हैं। जैसे कि सवाल आपको दिया होगा क्वेश्चन कि किन्हीं दो पिंडों के लिए कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके वैद्युत बल की तुलना में 4 गुना है या 5 गुना है। एक एग्जाम्पल अभी समझाएंगे आपको। पहले आप अंतर देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला अंतर क्या है, कूलॉम के बल में क्या था, आवेश। तो यहां लिखेंगे हम आवेशों पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण में क्या निर्भर करेगा, द्रव्यमानों पर। इसे आवेश से कोई लेना देना नहीं है, यहां लिखेंगे द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा इसके लिए क्या चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश आवश्यक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, इसमें आपके स्थिर द्रव्यमान यानी ये निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, वो भी स्थिर द्रव्यमान, ये निर्भर करेगा बिंदु आवेश पर। इस टॉपिक में आप आ जाइए गुरुत्वाकर्षण बल में, तो क्या होगा, आवेश चाहे जो भी हो इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, केवल आप द्रव्यमान देखेंगे और देखेंगे हमारे बीच की दूरी। इसी प्रकार जब कूलॉम का बल हम निकालेंगे तो उसमें क्या है, इसमें भी द्रव्यमानों से कोई मतलब नहीं है। कूलॉम बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल आवेश और बीच की दूरी। तीसरा, इसका इक्वेशन लिख दो आप। इसके लिए सूत्र होता है Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक इसका न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक भी न्यूटन। समझ गए आप लोग, यानी दोनों बलों की तुलना, दोनों बलों की उत्पत्ति, दोनों बलों की निर्भरता हमने आपको समझा दी। अब इसके बाद हम आएंगे लौटकर फिर से अपने टॉपिक पर, यानी कि आवेश पर। आवेश के लिए आपको क्वांटीकरण सिद्धांत सिखाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका है आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण भी बोलते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, और एक होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी आवेश की दो प्रॉपर्टीज। कैसे, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, जैसे कि आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो इसका कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षण की तरह ही आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का क्या होता है कि केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति कर सकता है। यानी जब विद्युत चालन हम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। एक पार्टिकल, दो बिंदु हो ए और बी, दो बॉडीज हैं, तो इनमें अगर ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, आवेश जाएगा। अगर ए से आवेश बी पर जाता है तो यहाँ से आवेश कम होगा, यहाँ आवेश बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आवेश उत्पन्न हो, किसी पृष्ठ से आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता है, आवेश रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार आपका आवेश का क्वांटीकरण है। तो क्वांटीकरण सिद्धांत समझने से पहले आप शब्द को समझे, क्वांटा। क्वांटीकरण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्वांटा से। क्वांटा किसे कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। अच्छा, अब आप यहां पे एक नई चीज देखिए कि आवेश गति कैसे करता है। आवेश गति कैसे करेगा, आवेश के चालन के लिए दिया गया था आवेश क्वांटीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन की थ्योरी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की, कि क्वांटम सिद्धांत में क्या होगा, ऊर्जा के जो बंडल हैं, एनर्जी पैकेट जो होते हैं जिनमें आवेश रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये जब भी किसी पृष्ठ से बाहर जाएंगे या पृष्ठ पर लौट कर आएंगे तो कौन सी कंडीशन में आएंगे, इनका गुणांक जो होगा वो हमेशा पूर्ण गुणज होगा, यानी इंटू 1। जैसे आप ट्रांसफर करें ए से बी पर, अगर कुछ आवेश जा रहे हैं इस तरह से, तो इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या होगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन,
4 एंड सो ऑन, जब तक ये जाएंगे। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि आवेश जो भी जाएंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन जो भी जाएंगे वो हमेशा पूर्ण गुणांक में, यानी 1 के गुणांक में, 2 के गुणांक में, 3, 4 यानी पूर्ण संख्याओं में जाएंगे। जाएगा कौन नहीं, कभी भी आवेश 1/2 नहीं, आपका 1/2 ग्रुप में नहीं जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा, आपके 0.2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नहीं जाएंगे, आपके हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है नहीं जाएगा। यानी जब भी ऊर्जा के बंडल ट्रांसफर होते हैं कैसे होते हैं, वो पूर्ण गुणांक में होते हैं। ये हमारा क्या था, ये आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश संरचना सिद्धांत आप समझ ही चुके हैं कि आवेश की न तो उत्पत्ति होती है, न ही हमारा आवेश नष्ट होता है, ये केवल रूप बदलता है, अपने पृष्ठों में बदलता रहता है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करेगा, अपनी अवधारणाएं बदलेगा, लेकिन कभी भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है, ना नष्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका कूलॉम का नियम हो गया, कूलॉम का बल समझाया हमने आपको, गुरुत्वाकर्षण बल समझा दिया, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके बाद कूलॉम नियतांक जो था हमारा 1/4πε0, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹। अब यहां पे एक नई चीज आपने देखी, एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन के 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन का मान आपको सवालों में दिया होगा, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान वैसे तो होता है 8.85 10⁻⁻²। ये वैल्यू इसकी निकालते कैसे हैं, इस वैल्यू को हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। यहां पर आपकी टॉपिक रहेगा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालेंगे, आप लिखिए कूलॉम नियतांक से या कूलॉम के बल से क्या निकल के आया था, 1/4πε0 = 9 × 10⁹। हमें वैल्यू काउंट करनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो आप ट्रांसफर करने पर क्या होगा, आप एप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफर करके इस तरफ ले जाइए और 9 × 10⁻को ले आइए नीचे की तरफ। आपका फिर इक्वेशन बनेगा 1/4π × 9 × 10⁹, देन इस तरफ आपका पहुंच गया एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हम वैल्यू लगाएंगे पाई की, कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान आपका निकल कर आएगा। कैसे, देखिए एप्सिलॉन नॉट = 1/4 × पाई की वैल्यू होती है 3.14, 9 × 10⁹, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का और 4 का गुणा आपका हो गया 36 और 3.14 10⁹। इसका हम गुणा कर लेते हैं 36 का 3.14 में, गुणा करने के बाद हमारा जो मान आया वो है 113.04 × 10⁹। अब यहाँ से 10⁹ को ऊपर पहुँचाएंगे हम जानते हैं घातें जब अपना स्थान बदलती हैं तो उनके जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। जब 10 की घात ना ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी ये आपका बना एप्सिलॉन नॉट = 1 × 10⁻⁻9 अपॉन 113.04। अब यहाँ आप एक काम कीजिए, इन घातों को हम बढ़ा लेते हैं। क्यों नॉर्मल वे में 113 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, 100 में नहीं जाएगा, 1000 में जाएगा। तो ऊपर पहले आप लिखिए 1000 लिखे, यहाँ पर हमने 3 जीरो बढ़ाए हैं तो घातें 3 और बढ़ जाएंगी माइनस की, यानी 10⁻⁻- हो गया 12 अपॉन 113.04। इसका आगे से भाग कर लीजिए, 113.04 जब 1000 भाग करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.85 10⁻⁻12। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान था। वैल्यूज आप चाहे लिखते जाइए, आपको जरूरत तो पड़ेगी इनकी।
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा है 9 गुणा 10 की घात 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आई 8.85 × 10⁻12। दो वैल्यू निकल गई अपने। इसके बाद ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कूलोम के बारे में, कूलोम बल, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण और एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। ये हमारे आज के टॉपिक थे। अगले वीडियो में हम आपको द्विध्रुव घूर्ण यानी डिपोल मूवमेंट, हम इस पर चर्चा करेंगे, डिपोल मूवमेंट पर। और इसके बाद अच्छी और अच्छी स्थितियों में द्विध्रुव घूर्ण की वजह से जो वैद्युत बल कार्य करता है वो, इसके बाद आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की निर्भरताएं किस पर है वो डिपेंड करेंगी। ये सब चीजें अगले वीडियो में। आज आपको ये 5 टॉपिक तैयार करने हैं सही बच्चों को, इन्हें आप याद कीजिए, तैयार कीजिए, वीडियो समझिए, हमारे साथ आप बने रहिए इस क्लास में। आपको जितने वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे। पिछले वीडियो में जो हमारे टॉपिक थे वो और इन्हें मिलाकर ये आप तैयार कर लीजिए जब तक कि अगला वीडियो नहीं आता है। धन्यवाद।